नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे इतिहास। तो इतिहास में हम लोग प्रारंभ से पढ़ेंगे और समझने की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लेकिन सबसे पहले हम यह समझ लें कि इतिहास किसे कहते हैं या इतिहास में हमको किसका अध्ययन करना है, तो उस टॉपिक्स को समझना आसान हो जाता है। तो इतिहास की जो परिभाषा है वह है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। यह इतिहास की परिभाषा है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसे प्रागैतिहासिक काल नाम इसलिए दिया गया कि जब कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य जिस समय का नहीं मिलता है उसको हम प्रागैतिहासिक काल में सम्मिलित करते हैं। अर्थात किसी भी साहित्य के स्रोतों में, किसी भी ग्रंथ में या कहीं से भी साक्ष्य उसका लिखित नहीं मिलता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, तो अर्थात इसके कई लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित साक्ष्य भी मिला और वर्तमान समय में वह मौजूद भी है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल में हम भी 3 पार्ट कर देंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास करके पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग आज प्रागैतिहासिक काल शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे तो इसे 3 कालों में बांट दिया गया। तो जो प्रागैतिहासिक काल है यह पाषाण या प्रस्तर का काल है। अर्थात इस समय जो भी आदि मानव थे जिनकी उत्पत्ति प्राइमेट से हुई है वह लोग केवल पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे पाषाण काल नाम दिया गया या प्रागैतिहासिक काल नाम दिया गया और कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो इसे भी समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है और उसी प्रकार से उसका साक्ष्य भी मिलता है जिस प्रकार से इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की जो स्थिति है वह 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व या अज्ञात, क्योंकि इसका कोई निश्चित रूप से लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, तो अज्ञात से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और नवपाषाण काल 9,000 पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब इसके पहले हम समझ लें कि इस काल में जो आदि मानव आए वो पहले कैसे थे, उनकी प्रक्रिया क्या थी, तब समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले मानवों की उत्पत्ति 1 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। और जो मानवों की उत्पत्ति हुई है यह प्राइमेट अर्थात प्राइमेट जाति जो बंदर या रीछ और लंगूर इनकी प्रजातियों से मिलता जुलता है। तो पहला जो प्राइमेट था अर्थात एक बंदर की प्रजाति था, तो वह पेड़ों पर रहता था और उसी से मानवों के सदृश एक आदि मानव का जन्म हुआ जो अपने पिछले पैरों के बल चल सकता था। ठीक, इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि सबसे पहले प्राइमेट से मानव सदृश एक बंदर की उत्पत्ति हुई या एक आदि मानव की उत्पत्ति हुई जो अपने पिछले पैरों के बल चल सकता था। अब फिर क्या प्रक्रिया हुआ, अब हम देखेंगे होमिनिड्स। जो इसके बाद प्राइमेट के बाद होमिनिड्स की उत्पत्ति हुई, यह अफ्रीका में। अब इस प्रकार आप समझिएगा या याद रखिएगा कि सबसे पहले यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो मानवों की उत्पत्ति कहाँ हुई, अफ्रीका महाद्वीप में हुई, जबकि भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है मानव जीवाश्म का। अब हम देखेंगे फिर इसके बाद आया रामापिथिकस। जो रामापिथिकस था यह शिवालिक पहाड़ियाँ अर्थात जो भारत का उत्तरी भाग है हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो शिवालिक पहाड़ियों में रामापिथिकस आदि मानव के साक्ष्य मिले। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस
ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया और यह सीधा चलने वाला, अर्थात अब यह पूर्ण रूप से सीधा चल सकता था। इस आदि मानव की उत्पत्ति हुई। फिर इसी की जो उपजाति थी जिनजैंथ्रोपस, जो जिनजैंथ्रोपस था यह औजार बना सकता था, अर्थात इसके पहले जो आदि मानव थे या जो बानरों के पूर्वज थे वह औजार नहीं बना सकते थे, जो कि पत्थर के ही औजार थे, लेकिन उनको औजार बनाने का ज्ञान नहीं था कि हम किस प्रकार से भोजन एकत्रित करें या अपना भोजन प्राप्त करें, जो कि जीव जंतुओं को मार करके ही प्राप्त करना था। तो ये जो जिनजैंथ्रोपस था यह औजार बनाने का काम करता था या औजार बना सकता था। फिर होमो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस था यह जावा मानव था, जो एशिया महाद्वीप में मिला। फिर हम देखेंगे सिनेथ्रोपस, जो सिनेथ्रोपस था ये पीकिंग क्षेत्र चीन में मिला, जो आग के उपयोग से परिचित था। लेकिन याद रखिएगा आग का उपयोग पुरापाषाण काल में बाई चांस या कहीं देखने को मिलता है, लेकिन नियमित उपयोग नहीं होता है, जबकि आग का नियमित उपयोग नवपाषाण काल से होना शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले जो आदि मानव थे वह नियमित रूप से उसके प्रयोग से क्या थे, वो अनभिज्ञ थे, अर्थात उसके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर हम देखेंगे लिएंडरथल मानव। तो जो लिएंडरथल मानव है तो जो इसकी उत्पत्ति हुई यह जर्मनी के लिएंडरथल घाटी में हुई, इसलिए यह लिएंडरथल मानव कहलाया। और इसे मृतकों का आदर करना जानता था, अर्थात जो उसके पूर्वज मरते थे तो संस्कार के समय उनका आदर किस प्रकार से किया जाए, जैसे मृतक के पास पूजा सामग्री उसके साथ में दफनाना या उसको बहुत अच्छे ढंग से पत्थरों के बीच में सुरक्षित रूप से उसकी समाधियां बनाना, ये सारे कार्यों को लिएंडरथल मानव करता था। अब हम देखेंगे होमो सैपियंस, जो सबसे बुद्धिमान मानव था। होमो सैपियंस ये 40,000 ईसा पूर्व, तो 40,000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई। होमो सैपियंस जो सबसे बुद्धिमान मानव था। अब 40,000 ईसा पूर्व, तो हमें अनुमान लगा सकते हैं कि यह 8,000 ईसा पूर्व है, अर्थात 40,000 ईसा पूर्व के बीच का तात्पर्य है कि वह पूरा पाषाण काल में हुआ होगा। अब इसकी उपजातियां हैं क्रोमैग्नान, ग्रीमाल्डी, चांस लेड, ये होमो सैपियंस की उपजातियां हैं, अर्थात उन्हीं के बाद इनका जो है उत्पत्ति हुई है। अब हम आते हैं कालों में देखेंगे, तो पहले थोड़ी तुलना कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल अर्थात जो पत्थरों के काल में सबसे पहला काल था। यहाँ का जो आदि मानव था वह आखेटक और संग्राहक था। आखेटक अर्थात शिकार करना और संग्राहक अर्थात भोजन को एकत्रित करना और उसे खाना। तो एकत्रित करता था, आने वाले समयों में यदि संयोग से उसे भोजन की उत्पत्ति नहीं होती तो उसका उपयोग कर सकता था, इसलिए वह आखेटक था और संग्राहक था। फिर हम देखेंगे मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन हुआ। तो मध्य पाषाण काल में वह आखेटक था, संग्राहक था, लेकिन क्या प्रक्रिया बढ़ गई, वह पशुपालक हो गया, अर्थात पशुओं को पालने लगा। तो जब पशुओं को पालने लगा तो आप जानते हैं कि सबसे पहले मानवों ने कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक याद रखिएगा। तो भेड़ बकरी का पालन शुरू किया, लेकिन सबसे पहले किसे पालना शुरू किया, कुत्तों को पालना शुरू किया और उसे अपना पालतू पशु बनाया। कुत्ते उसके दो तरह से कार्य करते थे। एक तो ये था कि जानवरों का या जिसको आदि मानव मारते थे, अपना शिकार बनाते थे, उसका पीछा करना। तो इस प्रकार से ये जो कुत्ते थे उसके साथ सेवा के रूप में भी कार्य करते थे। अब फिर हम आगे देखेंगे यहाँ के आखेट और यहाँ के आखेट में क्या अंतर है। तो जो पूरा पाषाण काल है यहाँ औजार बड़े थे, और जब हम मध्य पाषाण काल में आएंगे तो यहाँ सूक्ष्म या माइक्रोलिथ अर्थात जो औजार बनेंगे वह छोटे हो जाएंगे, आकार में उनकी जो बनावट है वह छोटी हो जाएगी। और नव पाषाण काल में देखेंगे हम क्या क्या प्रक्रिया हुई। यहाँ कृषि नई प्रक्रिया क्या हुई, कृषि का प्रारंभ हुआ। अब जब कृषि का प्रारंभ हुआ तो मानव अनाज उगा करके
अर्थात फसलों पर निर्भर होने लगा और वह अस्थायी जीवन प्रारंभ किया। अस्थायी जीवन इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि खेती वह रुक करके ही कर सकता था, जबकि पशुओं को जब मारता था या केवल शिकार पर निर्भर रहता था, तो जब एक स्थान से शिकारों की संख्या घट जाती थी तो वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ अस्थायी जीवन प्रारंभ हो गया। और आग, जो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था, अब नियमित रूप से होने लगा। और पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने क्या किया या आदि मानवों ने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया और धातु विज्ञान की खोज हुई। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातु विज्ञान में हम देखेंगे सबसे पहले कांस्य युग। तो कांस्य युग क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय के जो मानव थे उन्होंने कांसे का औजार बनाया, अर्थात जिस युग में मानवों ने जिस चीज को अपना हथियार बनाया या औजार बनाया, उस समय के काल को उस नाम से हम जानते हैं। तो कांस्य युग अर्थात कांसे को प्रयोग में लाया। पुनः उसके बाद हम देखेंगे मानवों ने अंतिम चरण जब नवपाषाण काल था तो लौह युग आ गया, अर्थात अब लोहे का प्रचलन शुरू हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु विज्ञान की प्रगति नवपाषाण काल से देखने को मिलती है। और समझ सकते हैं कि नवपाषाण काल में हर तरह से सभी क्षेत्रों में आदि मानवों ने प्रगति किया और जो वर्तमान मानव है इसकी विकास की पीढ़ी की शुरुआत एक तरह से हम समझ सकते हैं कि शुरुआत कहां से हुई? नवपाषाण काल से हुई। अब हम आज पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल मुख्य रूप से। तो अब देखेंगे हम चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, अर्थात दो संस्कृतियां, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। ठीक, इन दो संस्कृतियों को हम पढ़ेंगे किसमें? पूरा पाषाण काल में। तो जो चापर और चापिंग था, तो ये जो चापर था ये बहुत बड़ा हथियार था, अर्थात पत्थर का बहुत बड़ा हथियार था। और जो चापिंग था ये छोटा हथियार था और इसमें दोनों तरफ धार होता था। चापिंग में दोनों तरफ धार होता था और चापर में एक तरफ धार होता था। और यह दोनों जो हैं वह पेबुल पत्थर से बनाए जाते थे। पेबुल पत्थर क्या था? यह प्राकृतिक रूप से नदियों में घिस करके बना हुआ छोटा पत्थर या चिकना पत्थर था। अब इसी से हथियार बनाए जाते थे। और जो हैंड एक्स है अर्थात हाथ की कुल्हाड़ी, तो जो हाथ की कुल्हाड़ी है उस जानवरों को काटने के काम आता था या पेड़ों को काटने के काम में आता था। तो सबसे पहले यदि हैंड एक्स की बात किया जाए तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में, जिन्हें भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्र में आगे आने का कार्य किया और सबसे पहले भारत में अन्वेषण की शुरुआत की। ठीक, किसने शुरू किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। और सबसे पहले इन्होंने मद्रास के पास से हैंड एक्स कुल्हाड़ी को प्राप्त किया। अब फिर हम देखेंगे थॉमसन, जो थॉमसन है तो इन्होंने डेनमार्क के कोपनहेगन में जो पुरातात्विक सामग्री रखी हुई है उसके आधार पर इन्होंने 3 युगों का विभाजन किया, अर्थात पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो त्रियुगीय विभाजन 1820 में थॉमसन ने किया, पाषाण युग, लौह युग और कांस्य युग। किसके आधार पर? डेनमार्क के कोपनहेगन में जो सामग्री पहले से अर्थात जो पुरातत्व साक्ष्य पहले से रखे हुए हैं उसके आधार पर इन्होंने त्रियुगीय विभाजन किया। अब यदि हम भारत में देख लें कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने इसकी स्थापना किया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो हम मान सकते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय भारत में पुरातत्व विभाग के संस्थापक हैं। और जो पुरातत्व विभाग है यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन पुरातत्व विभाग कार्य करता है, याद रखिएगा इसको।
क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण किसके अधीन कार्य करता है, या भारत में पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है। तो जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय हैं, और यह विभाग जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, अब हम आगे आते हैं, कुछ स्थल को देखेंगे। तो भारत में जो पहले पाकिस्तान भारत का भाग है, तो यहाँ पोतवार क्षेत्र, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी पोतवार क्षेत्र जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, तो 1928 में डीएन वाडिया ने यहाँ उत्खनन का कार्य किया और यहाँ से कुछ औजार प्राप्त किए। फिर हम देखेंगे कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी जो पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर पूर्व में और हिमालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से पहलगांव और लिद्दर नदी, याद रखिएगा लिद्दर नदी पहलगांव, तो लिद्दर नदी पहलगांव, यहाँ से कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है या कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। फिर हम देखेंगे कच्छ गुजरात में और सौराष्ट्र, यहाँ गुजरात में नीचे, तो जो सौराष्ट्र है यहाँ भद्दर नदी, यहाँ से भी चिरकी अर्थात छोटे आभूषण और छोटे औजार और खुरचनी प्राप्त हुई है। तो जो खुरचनी होता है वह या तो पेड़ों को छालों को खुरचने के लिए, जिसका वह वस्त्र बनाते थे या एक तरह से वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे, उसके लिए क्या होगा, या जानवरों को खाल को उतारने के लिए खुरचनी का प्रयोग होता था। इस प्रकार से कच्छ और भद्दर नदी से खुरचनी के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम देखेंगे बागोर और डिंडवाना, ये जो बागौर है यह और डिंडवाना, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका, पूरा पाषाण काल में सबसे प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका है, और भीमबेटका में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों कालों से संबंधित चित्रकारियां और शैलाश्रय तथा उपकरण मिले हैं। यहाँ लगभग 600 गुफाएं, शैलाश्रय और भित्ति चित्र अर्थात दीवारों पर बनाए गए चित्र मिले हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय ये लोग कला प्रेमी भी थे, तब तो चित्रकारी किया गया है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन जिला के पास स्थित है, याद रखिएगा कहाँ, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है, जहां से 600 शैलाश्रय और भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। और चित्रकारी के भी प्रमाण कहां से मिलते हैं, भीमबेटका से मिलते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी घाटी अर्थात गंगा नदी के थोड़ा निचले क्षेत्र में, और बेलन नदी मिर्जापुर के पास, यहां से भी साक्ष्य मिले हैं। और मद्रास से तो हैंड एक्स कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले ही हैं। फिर देखेंगे नेवासा, ये जो नेवासा है यह महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से चिरकी, हैंड एक्स और खुरचनी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो अब हम समझ गए इसमें पूरा पाषाण काल में जो वहाँ की संस्कृति थी, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, तो इन दो प्रकार की संस्कृतियों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है किसमें, पूरा पाषाण काल में। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने पशुपालन का कार्य, जो नया कार्य था, इसको प्रारंभ कर दिया, और इसके हम कुछ साक्ष्यों को देखेंगे। और जो इसके औजार थे वह सूक्ष्म हो गए अर्थात माइक्रोलिथ हो गए। तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल की जो खोज भारत में हुई है, सबसे पहले 1857 में सीएल कलाइकल ने बिंद क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बिंद क्षेत्र में सबसे पहले सीएल कलाइकल ने 1857 में उत्खनन का कार्य शुरू किया। फिर देखेंगे हम लंघनाज। लंघनाज क्षेत्र गुजरात में है, जो नर्मदा, ताप्ती और माही नदियों के पास का क्षेत्र है। यहाँ एचडी सांकलिया ने 14 मानव कंकालों की खोज किया, अर्थात कह सकते हैं हम कि एचडी सांकलिया ने यहाँ का उत्खनन कार्य करवाया। आजकल परीक्षाओं में इसके उत्खननकर्ता का नाम भी पूछा जा रहा है, इसलिए आप नोट बनाते रहिए, मेरे साथ बहुत अच्छे से उसको नोट करते रहिए, और पूरा सब्जेक्ट हम आपका कंप्लीट कराएंगे। आगे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंटा, ये भी
मध्य पाषाणिक स्थल हैं, यहाँ से भी औजार प्राप्त हुए हैं। अब हम आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है महदहा, प्रतापगढ़ के पास है। यहाँ की क्या विशेषता है, हड्डी के उपकरण मिले हैं और सवाधान, सवाधान अर्थात दफनाए जाने का स्थल। तो जो मृतक संस्कार किया गया है वहाँ सिंगल अर्थात एक व्यक्ति के भी अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं और 2 व्यक्तियों के एक साथ दफनाए जाने का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, महदहा, याद रखिएगा। तो हड्डी के औजार और 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य महदहा से मिला है। अब फिर हम देखेंगे दमदमा, तो ये भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ 41 समाधान, दमदमा से 41 समाधान अर्थात 41 मानव कंकाल के क्षेत्र मिले हैं, जिसमें 5 युग्म हैं अर्थात 5 ऐसे समाधान या 5 ऐसे कंकाल मिले हैं जिनमें से 5 को 2-2 करके दफनाया गया है और एक कंकाल मिला यहाँ जिसमें से 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। तो याद रखिएगा, दमदमा से एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब कुल मिलाकर के कितने साक्ष्य मिले हैं, 41 समाधान के साक्ष्य मिले हैं दमदमा से, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हम देखेंगे लेखनैया, जो ऊपरी गंगा अर्थात जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ऊपरी भाग में इसके लेखनैया क्षेत्र से 17 नरकंकाल मिले हैं। और फिर हम आगे देखेंगे सरायनाहर, जो इलाहाबाद के पास स्थित है। इसके उत्खनन का कार्य GR शर्मा ने करवाया और यहाँ छोटी बस्ती अर्थात बस्ती का भी प्रमाण मिला है कि किसी बस्ती में लोग रहते थे। और क्या मिला है यहाँ से, स्तंभगर्त, स्तंभगर्त अर्थात गड्ढे बना करके, जैसे गड्ढे बना करके और इसमें स्तंभ गाड़ करके और इसके ऊपर इस तरह से रख लिए होंगे ताकि जो भी आंधी तूफान या वर्षा है उससे बचा जा सके। तो ये सरायनाहर से स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। और कहाँ पर स्थित है, ये इलाहाबाद के पास स्थित है। तो ये कुछ मुख्य नवपाषाणिक स्थल और पूरा पाषाणिक स्थल हो गए। तो इसको आप नोट बनाते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।